आप सभी का स्वागत है चौहान विज़न चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे बड़े फैसलों की, जो ऊपर से देखने पे अलग-अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से देखें, तो यह एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। जैसे कभी हम सुनते हैं ग्रेट निकोबार जैसी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कभी खबर आती है गिद्धों के संरक्षण की, कभी वन हेल्थ स्ट्रेटेजी की और कभी मारीशंस संबंध की। अब सवाल ये है, क्या ये सभी विषय अलग हैं या फिर एक ही कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्या विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं? या जैव विविधता सिर्फ़ जंगलों तक सीमित है या यह सीधे हमारे स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है? तो आज मैं इस पूरे वीडियो में पूरे सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है लाल आइवी पौधा। सबसे पहले बात करते हैं लाल आइवी पौधे की। यह एक औषधि पौधा है जो मुख्य रूप से केरल और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। स्थानीय लोग इसे मूरी-कुट्टी पाचा कहते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि यह पौधा खास क्यों है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। परंपरागत देसी इलाज में नेक्स्ट, इस पौधे का उपयोग घाव, खरोच, स्किन प्रॉब्लम के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियाँ का रंग लाल और बैंगनी होता है। इसी कारण इसी कारण इसका नाम लाल आइवी पड़ा। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इस पौधे में कुछ ऐसे प्राकृतिक रसायन पाए जाते हैं जैसे एक्टिनोसाइड, एंटीबैक्टीरियल तत्व। ये तत्व संक्रमण को रोकते हैं, सूजन कम करते हैं, घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। इसीलिए ये इस पौधे की यहाँ पे इतनी वैल्यू है, इसलिए इसको लाल आइवी पौधा कहा जाता है। यहाँ पे बात करेंगे, हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। इसमें क्या है कि भारत का एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह द्वीप मलका जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जहाँ से दुनिया का लगभग 60% समुद्री व्यापार गुजरता है। अब सोचिए, अगर भारत यहाँ अपनी मजबूत मौजूदगी बनाता है, तो इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसी कारण सरकार यहाँ बनाना चाहती है एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक पूरा नया आउटर शिप। और सरकार का तर्क है, यह परियोजना भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनाएगी और यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगी। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू समझना ज़रूरी है। ग्रेट निकोबार एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र है, जहाँ मौजूद हैं घने वर्षावन, दुर्लभ वनस्पतियाँ, आदिवासी समुदाय और समृद्ध समुद्री जैव विविधता। रिपोर्ट्स बताती है कि इस प्रोजेक्ट से 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल प्रभावित हो सकते हैं और लाखों पेड़ काटने की आशंका है। अब सवाल उठता है, क्या यह विकास टिकाऊ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम इतने सारे पेड़ काट देंगे और यहाँ पे एक ये जो रणनीति जो हम यहाँ पे सोच रहे हैं बनाने के लिए, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, तो क्या लगता है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगी? जैसे कि मैंने बताया कि पर्यावरण पे नुकसान होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट का हब का महत्व। आज भारत के कई कॉन्ट्रैक्टर विदेशी पोर्ट्स पर ट्रांसशिपमेंट के आते हैं। अ, अगर ग्रेट निकोबार में मॉडर्न ट्रांसशिपमेंट हब बनता है, तो भारत समय, पैसा, विदेशी निर्भरता तीनों कम कर सकता है। फिर वो अपने उससे कर सकता है अपने। फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हवाई अड्डा और बिजली सुविधाएं। यह हवाई अड्डा सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सैन्य उपयोग के लिए भी होगा। इससे सेना की मोबिलिटी बढ़ेगी, आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। इसीलिए यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री नीति। यह परियोजना सिर्फ एक विकास योजना नहीं बल्कि भारत की समुद्री नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का भी हिस्सा है। नेक्स्ट इज पर्यावरणीय समीक्षा और संरक्षण उपाय। ग्रेट निकोबार द्वीप में बहुत ही समृद्ध प्रगति और जैव विविधता है, इसीलिए पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया गया है। जैसे हम कुछ उदाहरण मैं आपको इसी भाषा में समझाती हूँ। सरकार का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान कम करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स अपनाए जाएंगे, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स
और जैसे ZSI, BSI एक्सेट्रा जैसी वैज्ञानिक संस्थाएँ इसमें शामिल हैं। और इसमें लगभग जो 81 करोड़ की कछुआ संरक्षण योजना और आपदा प्रबंधन योजना भी बनाई गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, आपदा प्रबंधन योजना ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर है चुनौतियाँ और पर्यावरण खतरे। परियोजना के कारण पहली बात तो इतने सारे जंगल प्रभावित हो जाएँगे, ठीक है? और इतने सारे 65 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा सकते हैं, जिससे लंबे समय में पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, फिर बहुत सारे डिज़ास्टर भी आने के चांसेस हो जाएँगे यहाँ पे। जंगल काटने से सिर्फ जानवरों को भी नहीं, वहाँ की जनजाति पे भी असर पड़ेगा। अगर एक बात सोचिए, जो जंगल में रहते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह हैं, वो भी तो जंगल मतलब आदिवासी लोग हैं, वो भी जंगल में रहते हैं। तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो अपने स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे जाएँ और वहाँ पे अपना एक नया रोज़गार ढूँढें। आदिवासी के साथ तो ये दिक्कत होगी और प्लस में क्या होगा, जो जानवर हैं, वो भी शहरों की तरफ आ जाएँगे। जिससे शहरों में रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी, है ना? और जो जंगल के आस-पास जैसे जो जंगल के आस-पास जैसे किसी का घर है, तो उन लोगों को भी बहुत दिक्कत होगी स्थापन करने में, क्योंकि वो क्या पता वो कितने सालों से उस जगह पे अपने उस एरिया में रह रहे हों, तो फिर वो वहाँ से अपना घर छोड़ के कैसे जाएँगे, है ना? और अगर वो दूसरी साइड जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इनकम। उनकी इनकम पे भी बात आएगी कि उनको एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा है, तो एकदम से तो उसको रोज़गार नहीं मिल जाएगा, है ना? और उसको कितनी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉपर्टी वो सब चीज़ों को छोड़ के जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे रणनीति तो बना दी जाएगी ऐसी, बट सबसे मेन क्या है कि जंगल का नुकसान, वहाँ के जनजातीय मुद्दे उठ जाएँगे, वहाँ के लोगों को नुकसान होगा, जो इतने सारे जब पेड़ काटेंगे, तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सरकार को देखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बात करेंगे जैव विविधता, गिद्ध और मानव स्वास्थ्य। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जो कि है गिद्ध। 1990 के दशक में भारत में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से भी ज़्यादा थी। अब सवाल उठता है, गिद्ध खत्म होने से आखिर फ़र्क क्या पड़ा? मृत जानवरों को तेजी से साफ करते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और महामारी फैलने से पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो था मरे मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जो मैंने बताया आप लोगों को, उसका मतलब यही था कि जो चीज़ जैसे कुछ छोटे-मोटे जो जानवर मर जाते हैं, तो वो गिद्ध क्या करते हैं ना, उन लोगों उस चीज़ों को ना खा जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे चूहा मर गया, तो हम लोग जैसे कि पार्क वगैरह में कहीं चूहा मर गया है, तो वो क्या करेगा, जैसे गिद्ध होता है ना, वो उस चीज़ को खा लेता है, तो एनवायरनमेंट की एक तरफ इस तरीके से सफाई भी तो कर रहा है ना वो। बात करते हैं, तो वो सब तो ठीक है। अब बात करें जब गिद्ध कम हुए तो क्या हुआ? क्योंकि अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है धीरे-धीरे, तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी। जैसे छोटे-मोटे जानवर से लाइक चूहे हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये इनकी जो वो है संख्या है वो बढ़ रही है। रेबिट जैसी बीमारियाँ फैलीं और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर दबाव पड़ा। यानी ये सिर्फ़ वन्यजीव संरक्षण की समस्या नहीं थी, ये मानव स्वास्थ्य का संकट बन गई है। यहीं से जुड़ता है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ का सीधा मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जंगली जानवर इंसानों के पास आएँगे और नई बीमारियाँ जन्म लेंगी। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है उनकी बीमारियों के बारे में कि जब गिद्ध नहीं रहे तो उनकी क्या बीमारी, उनकी संख्या ये सब कैसे कम हो गई। पे वो समझा रही हूँ। भारत की 2025 के बाद गिद्ध संरक्षण रणनीति। भारत अब गिद्ध संरक्षण को सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य नीति का हिस्सा मान रहा है। 2025 के बाद की रणनीति 5 मुख्य तत्वों पर आधारित है। अब गिद्ध की जब संख्या कम हो रही है तो वहाँ पे सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है सैटेलाइट ट्रैकिंग। गिद्ध कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खतरा है, इस पर नज़र रखा जाएगा। सेकेंड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। डेटा के आधार पर फैसले लेना कि उनको क्या दिक्कत है ना? ये सब चीज़ें। थर्ड इज वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन। स्वास्थ्य, पर्यावरण और पशुपालन मंत्रालय का सहयोग भी चाहिए। फोर्थ इज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत। लास्ट इज स्थानीय समुदायों की भागीदारी। इसका सीधा फ़ायदा
क्या होगा? बीमारियाँ जल्दी पकड़ी जाएँगी, इलाज सस्ता होगा और स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत बनेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत सरकार ने वित्त संरक्षण रणनीति के लिए अपनाई थी। हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है सीएएफ। सीएएफ सिर्फ स्वास्थ्य नहीं पक्षियों से रिलेटेड भी है। कैसे? जब हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा? आपको क्या लगता है कि आपको इस नाम सुनते ही आपके मन में क्या वो होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले यही आता है कि ये है बस पक्षियों के उड़ने का रास्ता होगा। बट सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। सीएफ क्या है? एक ऐसा प्रवास मार्ग है जिसमें हर साल लाखों प्रवासी पक्षी रूस, यूरोप, मध्य एशिया, चीन और भारत जैसे 30 से ज़्यादा देशों से होकर गुजरते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं होगा बट यहाँ पे मेंशन है। तो ये सब नेम आप नोट कर लीजिए जो मैंने बोला कि वो कहाँ से होके गुजरते हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ लाइक रूस, यूरोप, मध्य एशिया, चीन और भारत। ये पक्षी सर्दियों में गर्म देशों की तरफ जाते हैं और गर्मियों में ठंडे इलाकों की ओर लौटते हैं। भारत इसके लिए एक मेजर स्पोर्ट ओवर और विंटरिंग ग्राउंड है। अब असली सवाल है इसमें खतरा क्या है? भाई बर्ड्स ही तो हैं, क्या हो गया अगर जैसे उनको ठंड लग रही है तो वो किसी गर्म एरिया में चले गए, अगर उनको वहाँ पे लाइक वहाँ का वेदर चेंज हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो भारत में आ गए तो, है ना? पक्षी सिर्फ पंख लेके नहीं उड़ते। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि पंख लेके नहीं उड़ते तो फिर कैसे उड़ते होंगे? कि मतलब ये अपने साथ वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन भी ला सकते हैं। कैसे? ये भी समझते हैं। फर्स्ट इज़ बर्ड फ्लू। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को किसी को हो जाता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कई बार प्रवासी पक्षियों के ज़रिए फैलता है। अगर किसी देश में निगरानी कमज़ोर हो तो वायरस चुपचाप अगले देश से दूसरे देश तक पहुँच जाता है। फिर वह पोल्ट्री को नुकसान करता है, किसानों की आजीविका छीनता है और कभी-कभी इंसानों तक पहुँच जाता है। यानी समस्या सिर्फ पक्षियों की नहीं रहती, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक तक पहुँच जाती है। यहाँ पे ये बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पे बीमारियाँ पासपोर्ट नहीं देखती। क्या मतलब हो सकता है इस लाइन का? यह लाइन महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। मान लीजिए जैसे कि अफ़गानिस्तान है, वहाँ कुछ बीमारी कोई फ्लू फैला है, ठीक है? तो वहाँ के जो पक्षी होंगे, पक्षियों पे तो कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि उनको लाइक इंडिया के बाहर नहीं जाना है या उनको पाकिस्तान के बाहर नहीं जाना है ना? उन पे तो कोई लिमिटेशंस नहीं है और तो वो किसी भी देश में आ जा सकती हैं सिचुएशन के मतलब कि टाइम के हिसाब से वेदर के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है मान लीजिए अगर वहाँ पे कुछ है जैसे कि हमने बोला अफ़गानिस्तान में वहाँ पे कोई वायरस फ्लू है, तो क्या होगा? वो उज़्बेकिस्तान तक आएगा, पाकिस्तान तक आएगा और पाकिस्तान से भारत भी आ सकता है। जिससे क्या होगा कि वो चीज़ जो वहाँ पे फैली बीमारी वो हमारे यहाँ भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना, जैसे जब कोविड हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था और चाइना से वो इंडिया तक भी आ गया। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहीं पे सीधी-सी बात है कि ना उनकी कोई मतलब कि कोई बॉर्डर भी काम नहीं करता, कोई वीज़ा नहीं होता, कोई पासपोर्ट नहीं होता है बर्ड्स के पास और वो एक देश से दूसरे देश में आराम से जा सकती हैं, आ सकती हैं और उन पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ना कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ रणनीतियाँ हैं जैसे कि जो सीएएफ है उसने वो 3 टाइप की चीज़ों पे काम करता है। मतलब जो सीएएफ है वो पर्यावरण को भी देखता है, हमारी हेल्थ को भी देखता है और डिप्लोमेसी को भी देखता है। तो पहला है जो एनवायरमेंटल, पक्षियों के सुरक्षित ठहराव स्थल, इकोसिस्टम की रक्षा। सेकंड इज़ हेल्थ, शुरुआती चेतावनी, महामारी, रोकथाम ये सब चीज़ों को वो चेक करता है। एंड थर्ड इज़ डिप्लोमेसी, देशों के बीच डेटा शेयरिंग, संयुक्त निगरानी, डस्ट और सहयोग, ठीक है? एंड इसीलिए कहा जाता है जो सीएएफ है वो सिर्फ एनवायरमेंटल, हेल्थ प्लस डिप्लोमेसी इन तीनों के ऊपर निगरानी करता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल देती हूँ लाइक भारत अपने यहाँ बर्ड फ्लू पर कड़ी नज़र रखता है।
ठीक है? लेकिन पड़ोसी देश में नहीं रखता। मतलब पड़ोसी देश अगर मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश तो जैसे बहुत सारे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान में बर्ड फ्लू है, ठीक है? और वहाँ के जो पक्षी हैं वेदर के अकॉर्डिंग इंडिया में आ गए, तो क्या होगा? वहाँ का बर्ड फ्लू हमारे यहाँ आ जाएगा, है ना? तो यही है कि क्षेत्रीय सहयोग ज़रूरी है, उधर का भी हमारा भी, साझा रणनीति ज़रूरी है, वन हेल्थ अप्रोच भी ज़रूरी है हमारे लिए। 2 को लेके यहाँ पे यहाँ गिद्धों को लेके पूरा डेटा दे रखा है, आप देख सकते हैं सीएफ से रिलेटेड मछुआरों। हम बात करते हैं यहाँ पे मॉरीशस प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के परिणाम। भारत की ओर से विशेष मदद। भारत ने मॉरिशस के लिए एक खास सहायता पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में मदद के क्षेत्र बंदरगाह का विकास, समुद्री क्षेत्र की निगरानी, बुनियादी ढांचा और रोजगार और स्वास्थ्य परियोजना का, इन सब चीज़ों में मदद करेगी भारत। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग किया। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया, जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। भारत का एक आयुष उत्कृष्ट उत्कृष्टता केंद्र भी मॉरिशस में बनाएगा, जहाँ आयु आयुर्वेद, योग आदि का प्रचार होगा। सर यहाँ पे ना वर्ड्स ही ऐसे लिखे तो मुझे थोड़ा प्रोनाउंस करने में हुआ, बट इट्स ओके, मेरे पे मत फोकस कीजिए, मेरे वर्ड्स थोड़े ऐसे ही हैं। फिर हम बात करते हैं ना कि जैसे वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि वो लोग अपने बंदरगाह वगैरह पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? तो ये जो थी ना, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, ठीक है? ब्लू इकोनॉमिक विज़न और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की सोच का हिस्सा है। भारत यहाँ मतलब बल्कि भारत यहाँ हार्ड पावर नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर और भरोसे का मॉडल पेश कर रहा है, ठीक है? तो यहीं पे सब यही सब लिखा हुआ है कि भारत उनको ये ऊर्जा वगैरह सॉरी। तो आज हमने इस वीडियो में भारत का एक ऐसे मोड़ पर मतलब ऐसे मोड़ को देखा हमने, जहाँ हर फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन माँगता है ना? जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे गेट निकोबार, गेट संरक्षण हो या मॉरिशस के साथ सहयोग हो भारत का। अ, अब ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे इस पूरे वीडियो में पढ़ाया, उसमें एक सवाल तो साफ है। अगर हम पर्यावरण को नज़रअंदाज करेंगे और अगर हम सोचेंगे कि हमारा विकास हो जाए, मतलब हमारा विकास जो है वो लंबे समय तक टिके, तो ऐसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना? और प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ़ जंगल बचाना नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य को सुरक्षित रखना है। मतलब यही है कि अगर हम अपनी आज की रोज़मर्रा की चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे, तभी तो हम फ्यूचर में उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए, अगर हमारे आस-पास हमारा एनवायरनमेंट साफ़ नहीं है ना? यहाँ पे बहुत गंदगी है और पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम लोग खुद को हेल्दी रख पाएँगे? नहीं रख पाएँगे। अगर हमारे आस-पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, तो हम लोग अपना इलाज कहाँ कराएँगे? है ना? तो इससे मानव के जो हेल्थ है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्वास्थ्य हमारा खराब कर सकती है। तो फिर अगर जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई कौन करेगा? और जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे आई मीन पढ़ेंगे नहीं, तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? तो मानव स्वच्छता भी ज़रूरी है, सिर्फ़ जंगल काटने से सॉरी सिर्फ़ पेड़ बचाने से या प्रकृति की रक्षा करने से इस ये सब नहीं होता है ना, तो हमें तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ह्यूमन्स को भी देखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ को, अर्थव्यवस्था को और पर्यावरण को भी। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।